हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, अभी मैंने जो आज 8 से 10 नोटिस और आए हैं आपके रिजल्ट के डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के। ठीक है, बहुत से लोग सिलेक्टेड हुए हैं, है ना। बहुत से पोस्टों में सिलेक्टेड हुए हैं, है ना। तो आप देख लीजिए जाके आपका किसमें सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल पीडीएफ का लिंक भी है, तो आप सीधे जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं। पहले वीडियो में देख लीजिए ताकि आपके कहाँ पे और कौन से रीजन में है या नहीं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, तो उनका मतलब अब डीवी वगैरह क्या रहेगा, ये मैं रीजन वाइज बनाऊंगा, क्योंकि मे भी हो सकता है कुछ रीजन में कुछ ही चेंजमेंट हो। ठीक है, तो बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं आज के ही नोटिस से, वेस्ट बंगाल के रीजन से। तो वेस्ट बंगाल रीजन में जैसे कि कौन कौन सेलेक्टेड हुआ है, जूनियर रेडियोग्राफर, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, और फार्मासिस्ट एलोपैथी, और कोई नहीं, ये सब सिलेक्टेड हुए हैं। तो इनके नीचे आपके इंपॉर्टेंट क्या क्या डिक्लेरेशन लिखे हुए वन बाई वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, द वाइल द एवरी केयर फॉर टेकिंग द प्रिपेयरिंग द रिजल्ट। देखो, इन्हें कहने का मतलब है कोई भी रिजल्ट बनाने में सब कुछ बहुत अच्छे से काम किया गया है ताकि कोई भी एरर ना हो, और कोई भी होगी एरर तो वो ईएसएसआई उसको जल्द से जल्द दूर कर देगी। ठीक है, ईएसएसआई के पास सारे राइट है। अगर आपको कोई लग रहा हो, अगर आपके रिजल्ट और मार्क्स मैच कर रहे हो, 60+ हो रहे हो, 60+ का मतलब जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था आप वो देख लीजिएगा। वो है लगभग एससी का है 37 37 नहीं 35 35 नंबर, और उसमें नॉन टैक में है 17.5, और एससी एसटी का यही है। जनरल का है 40। ठीक है, सॉरी, जनरल का ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का है 40 और उधर है 20 नॉन टैक में, और जनरल का है 45 और उधर है नॉन टैक में 22.5। तो अगर आप इन दोनों को इंडिविजुअल सेक्शन वाइज, इन दोनों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके टैक में इतने होने चाहिए और नॉन टैक में इतने होने चाहिए, कम वाले नॉन टैक में और ज़्यादा वाले टैक के। ठीक है, तो इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन में शायद 30 है 15 का रेशियो है, या फिर पीडब्ल्यूडी में 30-15 का रेशियो है, और एक में 35-15 35-17.5 का रेशियो। तो चलिए, अब देखो, पहले एंड जनरल की जो भी रिजल्ट होगी, अगर जो भी टैगलाइन होगी वो सारा ये सही रिजर्व करती है। दूसरा पॉइंट आपके लिए क्या लिखा हुआ है, सिंस द एप्लीकेशन फॉर द अबव द पोस्ट वर द कॉल्ड फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन। ठीक है, कॉल्ड ऑनलाइन ओनली the hard copy of the application application, ठीक है, along with the document in the supportive of the eligibility for the post was not called for the candidate for the all the selected for shortlisted candidate for the verification is purely provisional, the subject to the fulfill the eligibility criteria with this regard and essential qualification experience and reservation। ठीक है, मैं इसको एक चीज आपको बता दूं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड रिजर्वेशन। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है, एलिजिबिलिटी फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्योरली प्रोविजनल। ठीक है, अभी आपका जैसे कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हुए हैं जिनको ऑनलाइन बुलाया गया है, ओनली ऑनलाइन ओनली, ठीक है, तो उनकी जो हार्ड कॉपी होगी एप्लीकेशन के साथ, ठीक है, वो जाएगी along with इतने रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रिजर्वेशन को, अगर आपने क्लेम किया है, जो भी रिजर्वेशन में है तो आपने रिजर्वेशन क्लेम किया होगा, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस को क्लेम करेंगे। तो ये दोनों चाहिए, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो मस्ट है। अगर आप इन दोनों में फुलफिलमेंट नहीं होते हैं तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। अभी ये प्योरली प्रोविजनल है, ये साफ साफ लिखा हुआ है ना। ये जिनका ऊपर नाम है जितने का भी, ये कंफर्म नहीं है कि ये शॉर्टलिस्ट, ये इनको ज्वाइनिंग मिलेगी ही मिलेगी, है ना। दूसरा पॉइंट आपके लिए क्या है, द एबव कैंडिडेट फॉर शॉर्टलिस्टेड फॉर द वेरिफिकेशन मस्ट ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जितने भी आपका फोटोकॉपी कोई भी नहीं चलेगा, इवन आपका जैसे कि कैटेगरी वाला भी होता है ना, ये कहे कि भाई देखो ये मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया है, ऐसा नहीं है। जो आपका ओरिजिनल बन के आता है वही आपका चलेगा। ठीक है, और एक चीज जो बात है, क्रूशियल डेट का विशेष ध्यान रखना, क्रूशियल डेट का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, स्पेशली ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वाले। दूसरा क्या है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी फॉर द अबव पोस्ट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। देखो, जो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपके वेरिफिकेशन के टाइम से आपकी मतलब एग्जिट करती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फार्मासिस्ट है, इसमें अगर फार्मासिस्ट की अगर एलिजिबिलिटी डी फार्मा प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस है और बी फार्मा है ना, तो फिर अगर डी फार्मा कैंडिडेट के बाद 2 साल का अगर एक्सपीरियंस में से अगर नहीं कंप्लीट हुआ है और उसने ये फॉर्म भर दिया था, है ना, और अभी तक कंप्लीट हो चुका है, तो उसका बीच में अटक सकता है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अगर और हाँ, अगर आपने एक्सपीरियंस उसमें कहा था कि अगर हो तो दे दो, और अगर आपने एक्सपीरियंस फॉल्स दिया है ना, और वो कैंडिडेट सेलेक्टेड हो गया, तो उसका भी कैंडिडेट कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ देखना, फॉल्स डॉक्यूमेंट कोई भी ना पेश करना। द डेट एंड द टाइम ऑफ द वेरिफिकेशन along with the necessary instruction will be upload on the websites। ठीक है, जो भी वेबसाइट पे इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि सिंपल सी बात है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपकी एलिजिबिलिटी और जो डॉक्यूमेंटेशन फाइनल रिजल्ट है वो सब कुछ आ जाना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ESSI.gov.in मतलब जो इसका ऑफिशियल नोटिस आया था उस पर पूरा अच्छे से किया जाए। तो शॉर्टली एंड द लेटर विल बी इशूड टू ऑल द अबव कैंडिडेट फॉर शॉर्टलिस्ट ऑन द वेबसाइट, द वेरिफिकेशन इज ड्यू टू द क्रॉस। ठीक है, आपके लिए स्पेशली, है ना, ये लेटर जारी होगा विद इंस्ट्रक्शन के और इंस्ट्रक्शन के साथ। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको मिलेगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मैं चीज़ें सिंपल से है ESSI.gov.in पे। ठीक है, और इंडिविजुअली कैंडिडेट के ऊपर शॉर्टली एंड द लेटर विल बी इशूड फॉर द ऑल द कैंडिडेट। ठीक है, शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस वेरिफिकेशन कोर्स। नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट क्या है, द कैंडिडेट फॉर द शॉर्टलिस्टेड द वेरिफिकेशन मस्ट बी एंश्योर दैट दे बिलोंग टू द रेस्पेक्टिव कैटेगरी एंड सब कैटेगरी एज मेंशन इन द अबव रिजल्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट है, देखो भले आप जैसे आपकी आप हो ईडब्ल्यूएस से, ठीक है, और आप यूआर में सेलेक्ट हुए, मैं देखो ऊपर ही आपको एग्जांपल के ही तौर पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि हाँ, यही मान लेते हैं, जैसे ये ओबीसी कैंडिडेट है और ये यूआर में इसकी जो सेलेक्टिंग हुआ है ये इसमें यूआर में हुआ है, तो क्या ये तो क्या इसको सर्टिफिकेट ले जाना चाहिए या नहीं? इन माय केस आपको ले जाना चाहिए।
ये आपका सेफ अटेम्प्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप कैटेगरी आप इससे हो, ये चीज़ कर रहे हैं, पर हाँ, आप अपने नंबर के आधार पे आप इसमें सेलेक्ट किए हो तो वो ठीक है। तो इस ये जो केस है ना, ये ओबीसी में है और यूआर में हुआ है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी हो सकता था, एससी भी हो सकता था, एसटी भी हो सकता है, तो यूआर में हुआ है, तो उनको अपनी जो प्रेजेंट कैटेगरी है वो लेके जानी है। अगर आपने डिस्क्लोज करी है तो आपको लेके जानी है ना? फिर भले वो यूआर में सेलेक्ट कर ले या आपने यहाँ किसी भी कैटेगरी में सेलेक्ट ले लें, ठीक। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या है, ठीक है। जो भी आपके सर्टिफिकेट होंगे, द कैंडिडेट द हु इज इन गवर्नमेंट सर्विस, जो भी आपके सरकारी कर्मचारी हैं, इंक्लूडिंग इन ईएसआईसी एम्प्लॉय, अगर ईएसआईसी में ही काम कर रहे हैं वो भी, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनओसी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। अगर आप प्रेजेंटली कहीं वर्क कर रहे हो, जैसे आपने प्रेजेंटली वर्क करने के साथ साथ आप फॉर्म भरते हो, तो आप पहले फॉर्म भरने से पहले अपने डिपार्टमेंट से एनओसी आपको लेनी पड़ती है, ठीक है। एनओसी भी ऐसा होता है जैसे कि आपने कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको प्रोबेशन पीरियड के बाद ही आपको एनओसी मिलती है, और मे बी शायद उसकी 1-2 साल बाद, ठीक है। तो अगर आपको एनओसी उस वक्त मिली होगी तो वो एनओसी आपको यहाँ सबमिट करनी पड़ेगी आपके डीवी के साथ, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी लेके आना, और उसकी एक स्कैन कॉपी अपने पास भी रखना, ठीक है। फोटो कॉपी भी अपना कितने सेट वगैरह चाहिए वो भी अभी आगे बताता हूँ मैं। नेक्स्ट आपका 6 पॉइंट आपके लिए था, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी। भाई ओबीसी वाले ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत लंजड़ रहते हैं, ठीक है। आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनका कहने का मतलब आपके पास प्लीज सबमिट द लेटेस्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट। देखो आपके पास जो भी लेटेस्ट सर्टिफिकेट होगा वो कब का होगा, कब का होगा, 2023-24 का, ठीक है। अगर आप प्रेजेंटली अगर नहीं है, देखो एक चीज बताओ, और अगर आपके पास 1 अप्रैल 2023 के बाद का अगर नहीं है, तो फटाफट से अभी ये वीडियो यहीं पे बंद कर दो। ओबीसी अगर कैंडिडेट हो और ईडब्ल्यूएस भी हो वो भी सुन लो कान खोल के, लिखा नहीं है पर, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का ऊपर ऊपर जरूरत नहीं है, उसमें दिखा नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस बंदा था ऊपर, नहीं बताया, तो वो चीज़ वो भी ध्यान सुन लो। आपके लिए भी यही ईयर चलेगा, आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 होगा, है ना, और ईयर आपका 23-24 होगा। और ओबीसी के लिए भी, आपके लिए भी जो क्रूशियल ईयर है ना वो 23-24 होगा। तो आपके जो सर्टिफिकेट में डेट है ना, वो 31 मार्च 2024 से पहले की और 1 अप्रैल 2023 की बाद की होनी चाहिए। इस बात को बड़े गौर से सुन लेना, वीडियो को अगर नहीं सुन पाए तो प्लीज रिवाइंड करके देख लेना, सुन लेना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। ये डिक्लेरेशन आपको, अगर आपको मेरी बात में कभी भी डाउट हो रहा हो तो ऑफिशियल नोटिस में जाके खुद चेक कर लेना, ठीक है। बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको, है ना। टाइम वेस्ट होगा कुछ भी नहीं, है ना। यही चीज रहेगी, नहीं अपना सेटिस्फेक्शन के लिए जरूरी होता है। देखो भाई आपकी जॉब की बात है, मैं आपको पूरा नोटिस इसलिए पढ़ के दिखाता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो चुके, पर फिर भी मैं भी एक चीज आप सभी से रिकमेंड करूंगा कि जितना का भी इसमें सिलेक्शन हुआ है, प्लीज अपना रिजल्ट और मतलब अपना जो सर्टिफिकेट वगैरह अपनी गाइडलाइंस फिर से डबल खुद वेरीफाई भी करें। मे भी अगर हो सकता है मैं कुछ बोलते वक्त अगर कोई छोटा सा वर्ड मिस कर गया, या मैंने बोलते वक्त बोल गया, सिंक हो गया मेरी आवाज में, है ना, और आपने वो सुन नहीं पाया, है ना, जल्दी जल्दी बोलते वक्त, तो वो भी चीज आपके लिए तो मिस्टेक ही नहीं आएगी, आप मुझे डाउटफुल करोगे, या फिर गलती मेरी भी हो सकती है, मैं भी कुछ बोलते बोलते कुछ चीज भूल गया हूँ। अब जैसे कि इसमें ये चीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परफॉर्मा, मैंने अभी बोला नहीं था, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परफॉर्मा चाहिए, मतलब आपके जो सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल वाला लगेगा। आपके सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा होगा, दिस कैटेगरी बिलोंग टू ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस इन अंडर द फॉर द पोस्ट अपॉइंट या अपॉइंटमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि ये ईएसआईसी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही सर्टिफिकेट लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं चलेगा, ठीक है। कान खोल के सुन लेना। दूसरा पॉइंट आपके लिए क्या है, ठीक है, एक डिक्लेरेशन वगैरह आपको परफॉर्मा देखना हो तो एनएक्सआर ए और बी में दिया गया है, ठीक है, ऑफिशियल नोटिस में मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट आपके लिए नेक्स्ट 7 पॉइंट क्या है, द कैंडिडेट सीकिंग द एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ईएसआईसी एम्प्लॉय। अगर कोई भी कैंडिडेट है जिसने एज रिलैक्सेशन लिया है एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर ईएसआईसी एम्प्लॉय, शैल हैव टू प्रोड्यूस द सर्विस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। सर्विस सर्टिफिकेट का मतलब क्या होगा, ठीक है, सर्विस सर्टिफिकेट का मतलब होगा सबका एक मानव संपदा पोर्टल पे सबका एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक, मानव संपदा पोर्टल पे, तो सर्विस बुक बोलते हैं, आप वहां से सर्विस बुक अपनी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं वो बता दूंगा, उसका वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, तो जिससे कि आप आराम से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको डाउनलोड करनी है, सर्विस बुक होगी आपकी, पीडीएफ रूप में डाउनलोड रहेगी, वो आपको प्रिंट आउट करा के लेके जाना पड़ेगा अपनी टीवी में, सॉरी फॉर, ठीक है। और आपके लिए नीचे क्या दिया गया है, ये परफॉर्मा दिए गए हैं एनेक्सियर ए ओबीसी का, ठीक है। दूसरा साफ साफ लिखा हुआ है जो अथॉरिटीज के बारे में जो इस सर्टिफिकेट को इशू कर सकती हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, जैसे ओबीसी है तो यहाँ पे जैसे ईडब्ल्यूएस वाला तो ईडब्ल्यूएस का होगा फॉर्मेट, अप्लाइंग अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सेम नेक्स्ट एनेक्सियर बी में क्या दिया गया, ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द टू सबमिट बाय द ओबीसी कैंडिडेट इन एडिशन टू द कम्युनिटी सर्टिफिकेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐड हुआ है अभी अभी रिसेंटली, ठीक है, तो वो चीज़ आप इसमें चीज़ बता सकते हो। बाकी सब इसमें मैं चीज़ आपका अगर ओरिजिनल ओबीसी सर्टिफिकेट को, तो ये सब चीज़ों को आपको देखने को जरूरत नहीं, ये केवल आपको जानकारी के तौर पे होती है कि आपका सर्टिफिकेट कौन कौन सी अथॉरिटीज इशू कर सकती है, तो उन्हीं अथॉरिटीज इशू वाला चाहिए, तो ये देख लेना। मोस्टली आपका जो करेगा वो तहसीलदार ही करेगा, ठीक है, इसमें दिया गया होगा तहसीलदार सर्टिफिकेट नंबर का। हाँ, तो बस वीडियो को बस मैं यही अंत करता हूँ, बाकी आपके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। और हाँ, ये डिक्लेरेशन और ये जो गाइडलाइन, अब आपको क्या करना है ये बात आप ही कान खोल के सुन लीजिए। सबसे पहले अभी आपकी डीबी की डेट इसमें नहीं आई है इशू, इन्होंने कहा है कि ये कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, तो मे बी 1 वीक के अंदर सबका रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा, ठीक है, जितनी रीजंस का है सबका रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा वैसे ही रीजन वाइज होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हरियाणा रीजन का है,
रीजन का पोस्ट है, ठीक है, हरियाणा का है, वेस्ट बंगाल का है, ये वेस्ट बंगाल का है, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का है, तो वेस्ट बंगाल की जितनी पोस्ट है अगर सबका रिजल्ट निकल जाएगा, कोई उन्हें क्वारी नहीं रहेगी ईएसआईसी को कि अब कोई नहीं बचा, हमने खूब अच्छे से रिजल्ट चेक कर लिया, वो भी खुद शॉक्ड है, वरना ये वाली लाइन कहीं, ये वाली मैंने लाइन अभी तक नहीं देखी, ठीक है, बहुत कम देखी किसी किसी में, पर वो ये शॉक्ड हैं कि भाई इतने भी कैंडिडेट नहीं मिल पाए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि ये जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं सबको यही चीज़ फॉलो अप करना है, आपकी जो भी एलिजिबिलिटी टैग है जैसे कि ओटी असिस्टेंट का अगर डिप्लोमा अगर आप इसमें मांगा हो, उसके साथ एक्सपीरियंस मांगा हो, ठीक है, अपनी 10th 12th ग्रेजुएशन या डिप्लोमा उसके साथ प्लस एक्सपीरियंस अगर मांगा गया था और आपने भरा था तो आपको लेके जाना है, अगर आपने नहीं मांगा गया था और आपने फिर भी भर दिया था या फिर अब आपके पास है तो आपको ले जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो चीज़ एलिजिबल नहीं होगी, जब आपने फॉर्म भरा था तो उस वक्त ही वो चीज़ एलिजिबल नहीं आती है। तो ठीक है, आपका 10th 12th ग्रेजुएशन हो गई और या डिप्लोमा हो गया, मिनिमम एलिजिबिलिटी हो गई आपकी। अब एज रिलैक्सेशन और कैटेगरी रिलैक्सेशन के लिए अपना ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, या फिर जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर ईएसएसआई के एम्प्लॉय हैं, तो ईएसएसआई और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या लेके जाना है, उनको अपनी मानव संपदा से अपनी सर्विस बुक का प्रिंट आउट लेके जाना है। दूसरा, इन सारी कैटेगरी को, बाकी 5 कैटेगरी को अपना एक्स सर्विसमैन को जो प्रीवियस आपने काम किया है उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है, एक्स सर्विसमैन वाला सर्टिफिकेट लेके जाना है। और पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एससी, एसटी, तो इनका एक जो क्रूशियल ईयर मतलब लेटेस्ट मतलब आपका 31 मार्च से पहले मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद का है ना, और 31 मार्च 2024 से पहले का कि बीच का कभी का भी चल जाएगा, इससे पहले का नहीं चलेगा, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना। मैंने लेटेस्ट बोल दिया ना, तो इससे लेटेस्ट और कुछ नहीं हो सकता, है ना। और ईडब्ल्यूएस वाले भी ध्यान रखें, आपका भी लेटेस्ट ही लगेगा, क्योंकि आपके में भी जो फाइनेंशियल ईयर काउंट किया जाता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस यहाँ पे एक कैंडिडेट है, ठीक है, पर इन्होंने गाइडलाइन नहीं दी है, पर आप अपना गाइडलाइन मैंने आपको पहले ही बता दी, ये बाद में बताएंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये है रहित कुमार दे, ठीक है भाई, आप ईडब्ल्यूएस में सिलेक्टेड हुए हो, और जैसे कि एक यहाँ पे और कोई है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट नहीं, और कोई भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का नहीं है, तो बस गाइडलाइन ये सब आपके लिए गाइडलाइन है, और इन सब के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक जगह रख लेना, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट अगर आपका नहीं बना हो जैसे कैटेगरी वगैरह का, तो फटाफट से अभी जाओ और अप्लाई कराओ जाके साइबर कैफे वगैरह से, कहीं से भी जहाँ पे भी आपको नियरेस्ट हो, है ना, वहाँ से अप्लाई कराओ, और मिनिमम 1 वीक के अंतर्गत आ जाएगा, जब तक हो सकता है इसका डीवी और डीवी लेटर डेट और डेट वगैरह आए तब तक आपका सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो बन के आ जाए, ठीक है। और क्या आपको रखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है, 10th 12th से लेकर जितनी ग्रेजुएशन वगैरह तक ज़्यादा आपने भरा है, ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ, सर्टिफिकेट वगैरह जितने भी हैं, सबके आपको एक एक नहीं, दो दो तीन तीन सेट बना के रखने हैं, मिनिमम 2 सेट तो बना के ही रखने हैं, क्योंकि वो मेरे ख्याल से एक सबमिट हो जाएंगे और एक पे वेरिफिकेशन करके आपको दे दिया जाएगा या फिर एक डिपार्टमेंट में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है एक ऑफिस में रखते हैं, एक आपके वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट जाते हैं, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और दूसरा ये है, आपके मेरे ख्याल से 2 से 3 4 सेट भी अगर बना के रख लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। और इसका जो एप्लीकेशन का फॉर्म है वो निकाल के लेके वो जरूर लेके जाना, क्योंकि उसकी हार्ड कॉपी लगेगी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ये सबसे ऊपर लगेगा, ये आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन वगैरह से और या डिप्लोमा जो भी है उन सबसे सबसे ऊपर पहले यही लगेगा, क्योंकि जिससे उन्हें पता चलेगा ये कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए आया था, है ना, दैट्स इट। तो अगर एप्लीकेशन डाउनलोड तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि आपको एप्लीकेशन प्रिंट आउट करके पहले से अपने पास रखना है, ठीक है। और अगर नहीं किया है तो परेशान नहीं हो, अगर इन्होंने बोला है कि जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए लिंक भी ओपन होगा, और होता है कि नहीं होता है, अगर ऐसा कुछ इशू होता है तो मैं फिर बताऊंगा, कोई ना कोई तरीका तो होगा ही होगा कि जिससे कि आपका इशू कोई सॉल्व हो जाएगा, अगर किसी की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है। तो बस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, थोड़ी लेंथी हो गई है पर मैं चीज़ें कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना जरूरी था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर कोई वीडियो अगर नहीं है, अगर जैसे कि किसी और में सेम गाइडलाइन नहीं तो मैं नहीं डिस्कस करूंगा, और लेकिन मैं अगर हो सकेगा दूसरे रीजन का डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि बहुत लोग लैंग्वेज का बैरियर हो जाता है, जैसे कि तमिलनाडु रीजन, तेलंगाना रीजन, तो वहाँ की मैं पूरी कंप्लीट इंग्लिश में उनको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद।